नमस्कार। इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। हाइड्रोकार्बन का थर्ड पार्ट मैं यहां पर लेकर आया हूं। एथिलीन या एथीन बनाने की प्रक्रिया, एथिलीन या एथीन के गुण और इसके उपयोग के बारे में ये लेक्चर है। बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिएगा। इससे पहले मैंने मीथेन बनाने की क्रियाविधि का वर्णन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके उपयोग के बारे में बात किया था। एथेन फॉर्मेशन भी लगभग वैसे ही है। एथेन फॉर्मेशन की क्रियाविधि है, आपके सिलेबस में होगा, उसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। एथेन फॉर्मेशन की विधि को उसको मैंने बताया नहीं है, आप अपने बुक से उसको तैयार कर लेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। एथिलीन या एथीन को मैंने इस लेक्चर को आपके लिए प्रिपेयर किया है। यहाँ पर मैं बात करूँगा एथिलीन या एथीन कैसे बनाते हैं। इसका अणुसूत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, C2H4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इसका अणुसूत्र होता है। संरचना सूत्र के बारे में अगर बात करें तो संरचना सूत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड होता है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, आपको पता है ये, ठीक है। इसमें 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन होते हैं। C2H4 डबल बॉन्ड यहाँ पर रहता है। ये अणुसूत्र हो गया और ये इसका संरचना सूत्र हो गया, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं एथिलीन गैस की। तो एथिलीन गैस जो होता है, कोल गैस में 6% और नेचुरल गैस में 20% तक ये पाई जाती है, ठीक है। अब बनाने की विधि के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लेबोरेटरी मेथड को। प्रयोगशाला विधि पेपर में आता है, प्रयोगशाला विधि का वर्णन करिए, तो आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। प्रयोगशाला में क्या क्या करेंगे आप, उसको इस विधि में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सबसे पहले प्रयोग के लिए उपकरण बना देता हूँ, फिर विधि की बात करूँगा, ठीक है। जो उपकरण इसके लिए तैयार होती है वो थोड़ा सा भारी भरकम टाइप का उपकरण है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बेंच बना रहा हूँ, एक बेंच। इस बेंच में सारे उपकरण आपको दिखाई देंगे, तो समझ में आ गया। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एक बर्नर। क्या मिलेगा? एक बर्नर आपको देखने को मिलेगा, लैंप देखने को मिलेगा इस प्रकार। ये लैंप हो गया और ये हो गया इसके बर्नर हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। और यही इसी जगह पर हम एक स्टैंड ऐसा रखते हैं कि बर्नर का जो लौ है उसके अंदर प्रवेश करे। ये हो गया एक स्टैंड, क्योंकि इसी स्टैंड में हम रेत, गोल पेंदी के फ्लास्क जो थिसिल कीप लेंगे उसके नीचे में कुछ रेत भर के रख देंगे। मतलब हम पहले एक ऐसा पात्र लेंगे, एक बर्तन लेते हैं, ठीक है। इस बर्तन में हम क्या भर देते हैं, रेत भर देते हैं, सैंड भर देते हैं, ठीक है ना। एक पात्र लिए हैं हमने, ठीक है। ये पूरा पैक्ड है, याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या लेना है, एक फ्लास्क का लेना है, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क का लेना है, ठीक है ना। गोल पेंदी वाले थिसिल कीप लेना, गोल पेंदी वाला एक थिसिल कीप लेना है। ये हो गया गोल पेंदी वाला एक थिसिल कीप, ये हमने एक कीप लिया, ठीक है। इस कीप को हम यहाँ से ऐसा पैक करेंगे। पैक करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक थर्मामीटर लगा देते हैं जिससे हम टेम्परेचर नाप सकते हैं, एक थर्मामीटर, ठीक है। और यहाँ से एक और कहना चाहिए एक स्वतंत्र, मैं यहाँ पर एक शो कर रहा हूँ, स्वतंत्र एक नलिका लगा देते हैं जिसके माध्यम से आप कुछ डालना है तो यहाँ से डाल सकते हैं। क्या डालना है थोड़ी देर में समझ में आ ही जाएगा आपको। और यहाँ से एक निकास नली निकला हुआ रहता है। क्या निकला हुआ रहता है? एक निकास नली ऐसा निकला हुआ रहता है। ये जो निकास नली है सीधे सीधे एक पात्र में आई हुई रहती है। यहाँ पर एक पात्र पहले से बना हुआ रहता है और ये जो पात्र होगा इसमें क्या होगा मैं थोड़ी देर में चर्चा कर दूंगा इसका, थोड़ी देर बाद में आपको पता चल ही जाएगा। ये यहाँ पर एक पात्र होता है, एक सिलेंडर यहाँ पर लगा होता है, दूसरा सिलेंडर थोड़े डिस्टेंस में और लगा होता है इस प्रकार, और लास्ट में लगा होता है इसमें अधोमुखी विस्थापन विधि का एक पात्र। क्या लगा होता है? अधोमुखी विस्थापन विधि का एक पात्र ऐसा लगा होता है। ये हो गया आपका बंद परख नली, ये हो गया बंद परख नली। ये पानी इसमें भरा हुआ है, समझ में आ गया। पूरे पात्र में ऐसा भरा हुआ है। अब सब उपकरण को हम जोड़ देते हैं। ये एक निकास नली से पहले ये जुड़ता है,
ठीक है। यहाँ पर एक आउटपुट बना हुआ रहता है, यहाँ से ये नली निकलती है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको शो कर सकते हैं। ये इस प्रकार ऐसा बना हुआ आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी एक आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से आप दूसरी तरफ नलिका लेके जाएंगे। ये यहाँ आई हुई है नली, और यहाँ से आप सीधे लेके जाएंगे इसको अधोमुखी विस्थापन विधि के एक पात्र में। किसमें? अधोमुखी विस्थापन विधि के एक पात्र में। ये आई है इधर और ये ऐसा मुड़ गया, ये हो गया। क्लियर है? तो हमने पूरे पात्रों को ऐसा कनेक्ट कर दिया है। अब सवाल करते हैं कि ये अच्छा स्टैंड बना देते हैं। ये पूरे चीज़ किस में फिट है? एक स्टैंड में फिट है। किस में फिट है? स्टैंड में फिट है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा स्टैंड टाइट है, इसमें फिट है। क्लियर है? इसको भी हम फिट करके रख सकते हैं ऐसा, इस प्रकार से। ये चलिए, ये हो गया, फिट कर दिए हमने। ठीक है, ये हो गया इसका स्टैंड, नाम दे सकते हैं आप स्टैंड। ये हो गया लैंप, ये हो गया बर्नर। ठीक है, और ये होता है थीसिल कीप, थीसिल कीप। ठीक है, और ये ऊपर है, यहाँ से हम ये एक पात्र बना हुआ है जहाँ से हम कोई मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे वो मैं थोड़ी देर में चर्चा करता हूँ। यहाँ पर पहले से भरा हुआ रहता है इस पात्र में H2SO4, एक पात्र में H2SO4, दूसरे पात्र में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, और यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा आप तो जान गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल का एक भाग, किसका? एथिल अल्कोहल C2H5OH का एक भाग। ठीक है, समझ में आ गया। और सांद्र H2SO4 का 2.5 भाग, और सांद्र H2SO4 का 2 भाग, 2.5 भाग, अच्छा सॉरी 2.5 भाग को मिलाकर 100, पहले 100 डिग्री टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा, मतलब 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसमान अगर करते हैं तो शुद्ध एथिलीन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। एथिल अल्कोहल का एक भाग, सांद्र H2SO4 का 2.5 भाग के मिश्रण को 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसमान करते हैं तो शुद्ध एथिलीन गैस प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो देखिए इसका समीकरण कैसे बनेगा। ये हो गया एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल मतलब ये हो गया एथिल अल्कोहल का पोर, एथिल अल्कोहल का क्षेत्र, यहाँ से आप डालेंगे प्लस यहीं पर मिला देंगे आप H2SO4। समझ में आ गया। H2SO4 कितना मिलाना है आपको? एक भाग एथिल अल्कोहल का और एक भाग H2SO4 का इस जगह पर मिलाना है। और यहाँ पर पात्र में पहले से, इस पात्र में पहले से C2H5OH एथिल अल्कोहल और H2SO4 यहाँ पर भी रहता है, H2SO4 यहाँ पर भी रहता है, मतलब 1:2.5 में रहता है ये। ठीक है, 1:2.5 में रहता है। यहाँ से आप डाल सकते हैं एथिल अल्कोहल डालेंगे, लेकिन यहाँ पर इस पात्र में क्या आ जाता है, एथिल अल्कोहल यहाँ से आपने डाला, H2SO4 का 2.5 भाग डाला आपने तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप आसवन करते हैं तो आप शुद्ध एथिलीन प्राप्त कर सकते हैं। पहले इसको हम थोड़ा सा गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है C2H5 HSO4 बचा क्या, पानी। C2H5 H या यहाँ से ले ज़्यादा अच्छा होगा, HSO4 एक H यहाँ से बचा, HOH मतलब H2O बच गया। ठीक है, मतलब ये बना, सॉरी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना यहाँ पर। ये क्या है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है ये। ठीक है, जब इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है ये C2H5HSO4 को जब हम टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देते हैं तब ये क्या होता है, और ज़्यादा गर्म होकर आपको शुद्ध एथिलीन गैस प्राप्त होती है और इस प्रक्रिया में H2SO4 मुक्त हो जाती है। क्लियर है, ये इसका रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए समझिए क्या होता है इसमें। ठीक है, चित्र की भांति आपको एक उपकरण तैयार करना है। गोल पेंदी के फ्लास्क में
थिसिल कीप की सहायता से एथिल एल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का 1:2.5 का अनुपात डाल देना है। एक एथिल एल्कोहल का रहेगा और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का 2.5 भाग रहेगा। दोनों के मिश्रण को धीरे धीरे करके डालते जाते हैं। इस फ्लास्क में कुछ एल्युमिनियम सल्फेट लगभग 10 ग्राम और बालू 50 ग्राम डाल दी जाती है। मतलब यहाँ पर रेत और कुछ एल्युमिनियम सल्फेट पहले से डला हुआ रहता है। यहाँ पर क्या रहता है, Al2SO4 थ्राइस और सैंड पहले से रखा हुआ रहता है इस पात्र में। समझ में आया ना? समझ में आया? फ्लास्क को बालू उष्मक पर इस फ्लास्क को बालू उष्मक पर, सैंड रखा है तो बालू उष्मक कहेंगे, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो फ्लास्क में एथिलीन गैस बनती है। क्या गैस बनती है? सॉरी, फ्लास्क में एथिलीन गैस बनती है, जिनमें से कुछ एथिल एल्कोहल व ईथर की वाष्प, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धियाँ रहती है। मतलब इस फ्लास्क में जो एथिल अल्कोहल बना हुआ है, इसमें अशुद्धि के रूप में क्या क्या रहती है? कुछ एथिल अल्कोहल, ईथर की वाष्प रहती है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धि रहती है। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए उत्पन्न हुई गैस को पहले सांद्र H2SO4 में और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाते हैं। गैस में मिली हुई एथिल अल्कोहल और ईथर की वाष्प H2SO4 द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड शोषित हो जाती है। मतलब इसके द्वारा CO2 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये सोख लेती है, जो अशुद्ध है ये। समझ में आया? और सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो, और ईथर वगैरह की और एथिल अल्कोहल की जो गैस है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सोख लेती है, ईथर, और जो अल्कोहल की जो अशुद्धि है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सोख लेती है। अब बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ एथिलीन गैस। वो एथिलीन गैस को हम जल की अधोमुखी विस्थापन विधि द्वारा यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा। ठीक है, यहाँ पर जो कंटेंट होगा वो C2H4 अर्थात एथिलीन गैस होगा। समझ में आ गया? तो ये प्रयोगशाला में बनाने की विधि हो गई। कोल्बे अभिक्रिया से भी आप इसको बना सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम सक्सीनेट के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से भी एनोड पर एथिलीन गैस आप प्राप्त कर सकते हैं। एसिटिलीन के आंशिक हाइड्रोजनीकरण से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। एथिलीन डाइहैलाइडो के डीहैलोजनीकरण से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और निर्माण की अन्य व्यापारिक विधि भी हो सकती है, जिसमें सीधा सीधा एथिल एल्कोहल के वाष्प को 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्यूमिना की उपस्थिति में अगर प्रवाहित करते हैं या गर्म करते हैं तो सीधा सीधा एथिल एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, एल्किल हाइलाइड से भी आप इसको बना सकते हैं। मतलब अगर कोई एथिल ब्रोमाइड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे तो सीधा सीधा एथिलीन बनेगा। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ इसके प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टीज़ के बारे में दो प्रॉपर्टीज़ बनते हैं, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या बनता है इसमें। ठीक है, ये हल्की मीठी गंध युक्त रंगहीन गैस है, हल्की मीठी गंध। तो इसमें क्या क्या है? लाइट स्वीट इन स्मेल, लेकिन कलरलेस गैस है। ठीक है, जल में बहुत कम विलय होता है, एल्कोहल और ईथर में ज़्यादा विलय होता है। तो मैं सिर्फ लिखूंगा डिजॉल्व इन अल्कोहल एंड ईथर। ये सिर्फ अल्कोहल और ईथर में ज़्यादा घुलनशील होगा, पानी में कम होगा, ऐसा समझ सकते हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो गलनांक होगा वो -169 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होगा। नेक्स्ट, वायु से हल्की होती है, वाष्प घनत्व 14 होता है। ठीक है, लाइट वेट। ठीक है, इसका वेपोर डेंसिटी जो होती है वो 14 होती है, वाष्प घनत्व जो होती है वो 14 होती है। ठीक है, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब कुछ इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी मैं फटाफट बोल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको याद रखना है इसको। एथिलीन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में एक द्विबंध होता है, आप जानते हैं। 2 जो कि दुर्बल होता है, सरलता से ऑक्सीकारक अपचायक और अभिकर्मा से क्रिया कर लेता है और कई प्रकार के कंटेंट में टूट जाता है। ठीक है, इसमें जो एक्टिविटीज़ होती है, एक होती है एडिशन रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, 2 प्रकार की अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी इसमें मुख्यतः। उसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सल्फर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, और आखिर में बहुलीकरण भी मिलेगा। तो एक होता है एडिक्शन, मैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक ऐड कर रहा हूँ आपके लिए, एडिशन रिएक्शन।
एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। इस योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, जब कोई अभिकर्मक एथिलीन के अणु से विक्रिया करता है तो एथिलीन के कार्बन परमाणु में जो द्विबंध रहता है उसमें से एक बंध टूट जाता है और कार्बन परमाणु की एक संयोजकता मुक्त हो जाती है। तो दो संयोजकताएं, दो एक संयोजक परमाणु या समूहों के साथ में संयोग करके संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अभिकर्मक के एक अणु का योग हो जाता है और साथ ही साथ एक एथिलीन एकल बंध वाले संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एडिशन रिएक्शन में एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप एथिलीन को हाइड्रोजन के साथ में गर्म करते हैं, मिलाते हैं निकिल आयन की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, योगात्मक रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं, योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, देखिए तो ये क्या बना लेता है, एथेन बना लेता है। क्या बना लेता है, एथेन बना लेता है। मतलब इसमें जो द्विबंध था वो टूट जाता है, संयोजकता एक संयोजक परमाणु के समूह से संयोग करता है और एक अभिकर्मक के अणु का योग हो जाता है, जिसके साथ एथिलीन एकल बंध वाले संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। ये देखो, एकल बंध वाले संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एथिलीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2 का किसी हेलोजन ग्रुप के साथ में क्रिया कराते हैं तो सिंपल एथिलीन डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या बना लेता है, एथिलीन डाइहाइलाइड बनाता है। ये क्लोरीन H2C, ये हो गया एथिलीन डाइक्लोराइड। क्या हो गया, एथिलीन डाइक्लोराइड, देख सकते हैं एथिलीन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड 1,2, ये हो गया एथिलीन। समझ में आ गया, एथिलीन ये गलत हो गया, सॉरी, Cl क्लोराइड 1,2 CH2 एथिलीन डाइक्लोराइड में, मतलब डाई हाइलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे हाइलोजन के साथ में होता है, हेलोअस एक्सिड के साथ में, मतलब HOCl HOBr के साथ में होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में होता है, जल के साथ में होता है, ऑक्सीजन से योग करके होता है, ओजोन से योग करके होता है, नाइट्रिक अम्ल के साथ में योग करके होता है। ऐसे एग्जाम्पल आपकी बुक में बहुत दी हुई है, आप सारा तैयार कर सकते हैं। इस बेस पे आप तैयार कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम में अगर पूछते तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो केमिकल रिएक्शन आता है वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब कंबर्सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इसका दहन कैसे होता है, सिंपल C2H4 की मतलब वायु में दहन अगर करते हैं हम, वायु की उपस्थिति में इसको जलाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणु में सॉरी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसी में एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी होती है, सॉरी दहन हो गया। हम बात करें बायर अभिकर्मक के साथ में, मतलब हम यदि C2H4 CH2 और CH2 की एक्टिविटी हम किसी बायर अभिकर्मक के साथ में कराएं, मतलब पोटेशियम KMnO4 बोलते हैं जिसको, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं जिसको, हम उसके साथ में अगर कराते हैं तो एथिलीन ग्लाइकॉल बनता है। ये क्या बना देगा, एथिलीन ग्लाइकॉल बना देगा, C2OH बना देगा, CH2OH बना देगा, एथिलीन ग्लाइकॉल बना देगा। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, समझ में आया। और फिर नेक्स्ट आता है इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया आता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, ऊंचे ताप पर यदि आप इसको गर्म करते हैं तो वो क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापन उत्पाद देती है। किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में प्रतिस्थापन उत्पाद देती है। लाइकेज प्रतिस्थापन मतलब चेंज हो जाता है, C डबल बॉन्ड CH2 एंड देन H2, अगर ये क्लोरीन के साथ में अगर क्लियर कर ले लगभग 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो क्या बनाता है, वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन करता है, वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ऐसे ही सल्फर क्लोराइड के साथ में भी होता है, सल्फर क्लोराइड के साथ में डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड देता है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी आता है, बहुलीकरण बोलते हैं जिसको हम लोग, पॉलीमेराइजेशन कहते हैं हम लोग, मेराइजेशन। ये कभी कभी पूछ देते हैं बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं, तो पता होना चाहिए कि ऐसी क्रिया होती है जिसमें किसी यौगिक के 2 या 2 से अधिक अणु आपस में जुड़कर एक ऐसा जटिल यौगिक बनाता है जिसका अणुभार प्रारंभिक यौगिक के अणुभार का कोई सरल गुणक होता है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर अगर N एथिल है, मतलब यहाँ पर कोई यौगिक है, तो ये क्या होगा, एक ऐसा जटिल यौगिक बना लेगा जिसका अणुभार प्रारंभिक यौगिक के अणुभार का कोई सरल गुणक होगा। यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर अगर हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, एथिलीन को, तो क्या बना लेगा,
देखिए क्या बनाता है, CH2 एंड देन CH2 CH2 ये बना लिया पॉलीएथिलीन बना लेता है। क्या बनाता है, पॉलीएथिलीन बना लेता है। मतलब बहुलीकरण में क्या हुआ, दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़कर एक ऐसा जटिल यौगिक बना लिया जिसका अणुभार प्रारंभिक यौगिक के अणुभार का कोई सरल गुणक होता है। ये सेम है, अणुभार देख सकते हैं, इससे बस गुणक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। बहुलीकरण एल्किन अणुओं का एक विशेष गुण होता है। एथिलीन उच्च दाब और ताप पर अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण पर बहुलक बनाते हैं, जिसे प्लास्टिक या पॉलीथीन कहते हैं। ये जो पॉलीएथिलीन मैंने बनाया है ये है प्लास्टिक। क्या है, प्लास्टिक या पॉलीथीन है, याद रखना। बहुलीकरण की प्रक्रिया से आप प्लास्टिक बनाते हैं। ठीक है, अब आखिरी में आता है, आखिरी कंटेंट ये आता है, इसका यूजेस क्या है, किसका यूजेस, एथिलीन के उपयोग, यूजेस। ठीक है, यूजेस आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एथिलीन का उपयोग होता है कच्चे फलों को पकाने के लिए, ठीक है ना, और उनके संरक्षण के लिए, फलों के संरक्षण और उसके प्रिजर्वेशन के लिए कह सकते हैं, और फलों को पकाने के लिए कह सकते हैं। एथिलीन गैस का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। पेपर में पूछा जाता है फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करता है, पता होना चाहिए, एथिलीन। ठीक है, इसके उपयोग से आप दूसरे प्रकार के यौगिक जैसे एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन, एथिलीन क्लोराइड, ठीक है ना, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिल अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। जब प्रथम महायुद्ध हुआ था, आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच में, इस दौरान इससे काफ़ी घातक गैस बनाई गई थी, मस्टर्ड गैस बनाई गई थी, इससे अत्यंत विषैली गैस बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, इसका उपयोग बहुत जगह किए थे। इसमें अगर हम 10% ऑक्सीजन मिला दें तो एक एनेस्थेटिक का निर्माण हो जाता है। एनेस्थेटिक मतलब निश्चेतक का निर्माण हो जाता है। अगर किसी को सूंघा दो तो बेहोश हो जाएगा, ये समझ लीजिए। किसी को करना नहीं है भाई, बस बता रहा हूँ आपको। कभी कभी एथिलीन का उपयोग ऑक्सी एथिलीन ज्वाला बनाने में होता है। ऑक्सी एथिलीन ज्वाला मतलब एथिलीन लैम्प बनाने में इसका उपयोग करते हैं, जो धातु को जोड़ने और काटने में प्रयुक्त होता है। मतलब तेज एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस होती है, उत्पादित होती है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा एथिलीन बनाने की क्या क्या विधि है, कैसे कैसे आप बना सकते हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें बनती है। अच्छे से तैयार कर लेंगे, यूजेज या उपयोग तैयार करके रखेंगे, ताकि एग्जाम में अगर कुछ आए तो आप अच्छे से इसको बना सके, सॉल्व कर सके। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू।